हेलो। मैं आ चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोग भी कनेक्ट कर रहे होंगे मुझसे। हाय, गुड इवनिंग। हाय कल्पना, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसी हो? हाय गौतम जी। आज हम भारत और चीन के बारे में कुछ बातें करने के लिए बैठे हैं। हेलो। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग कनेक्ट कर रहे हो मेरे से। हाय साकेत। हेलो हेलो। ज्योति हाय, गुड इवनिंग। मैं थोड़ा सा सो गई थी आप लोगों से बात करने के बाद, जस्ट उठी हूँ और अब सोच रही हूँ कुछ इस विषय में हम लोग बात करें। नमस्कार सर। सुरेंद्र सर नमस्कार नमस्कार। तो अब हम बात करते हैं कि भारत और चीन की आखिर क्या प्रॉब्लम है जो दोनों हमेशा लड़ते हैं उलझते हैं। तो ऐसे तो न्यूज़ में हम सुनते हैं देखते ही हैं। मैं इसे थोड़ा सा कुछ डिटेल में बताना चाहती हूँ कि भारत और चीन पहले तो डोकलाम का चल रहा था प्रॉब्लम चीन भारत को लेकर के। चीन और भारत में कि डोकलाम का तो आप लोग सुने ही थे। और अभी जो प्रेजेंट में लद्दाख के में जो चल रहा है कि लद्दाख का बॉर्डर और हमारे इंडिया का जो बॉर्डर है, इस जगह पर कागजी रूप में एग्रीमेंट है। बट हाय हाय ज्योतिष। कागजी रूप में एग्रीमेंट है लेकिन वहाँ पर ज़मीनी सतह पर कुछ ऐसा नहीं है कि उस एरिया को बांध करके रखा जाए या वहाँ कोई बॉर्डर लगा मतलब कर लें हम। एक्चुअली वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ हम ना ब्रॉड बॉर्डर बना सकते हैं क्योंकि वहाँ कुदरती रूप से उस तरह का मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। बर्फ़ है, पहाड़ी है, ज़मीन उबड़ खाबड़ है, जिस कारण से कोई भी आसानी से वहाँ कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो कागजी रूप में ये चीज़ चल रहा था। लेकिन चीन बराबर क्या कर रहा है लद्दाख में, जहाँ उसकी बॉर्डर है और हमारे इंडिया का जो बॉर्डर है, तो इस जगह पर चीन बराबर क्या कर रहा है कि अपने अपने बॉर्डर के पास से सटा करके वो जब मतलब सड़क बना रहा है। क्योंकि वो उसका ये कहना है कि मैं अपना सड़क बनाऊं और ताकि मेरे यहाँ पे जितने भी फौज हैं उन लोगों को आने जाने की सुविधाएं हो। और ऐसा कभी ज़रूरत पड़ जाता है, मान लीजिए कि किसी टाइम अगर मान लीजिए फौज को वहाँ कुछ सुविधाएं देनी पड़ जाए, खाने का पीने का, राशन हो, या जंग लड़ने की नौबत आ जाती हो, तो वो सामान ये इस तरह की बातें बोल करके वो इंडियन गवर्नमेंट को बोल रहा है जो चलो मैं उस हिसाब से अपना सड़क बना रहा हूँ। तो कई बार हमारे भारत सरकार की तरफ से इस चीज़ के बारे में बोला गया और हमारे जो सैन्य विभाग के हैं उनसे बातें की जा करके। और क्योंकि संधि इस तरह की थी कि हम बिना किसी हथियार के जा कर के बात करें, तो 2 बार 4 बार समझाया गया लेकिन चीन अपनी बातों से बाज नहीं आया और वो काम करते चला गया। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ सोचा कि क्यों नहीं हम भी अपने इसी बात को, जो बात चीन बोलते जा रहा है, कि हम भी इसी चीज़ को मुख्य आधार बना करके अपने बॉर्डर अपने एरिया में उस तरह का निर्माण कार्य शुरू कर दे। तो इंडिया भी अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया। तो इस चीज़ से चीन को लगी मिर्ची। वो इंडिया को धमकाने लगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इलीगल काम है। तो फिर हमारे जो मतलब मेजर हैं इस चीज़ पे इनकी बैठक हुई, भारत सरकार से बात हुई और रक्षा मंत्री से बात हुई और उन लोगों का ये कहना हुआ कि जो इस विषय में सामने सामने बात किया जाए तो बेहतर होगा। तो फिर मई से ये स्टार्ट हो चुका था कि दोनों तरफ से थोड़ी बहुत आनाकानी हो रही थी। चीन चाह रहा था कि मैं बॉर्डर के बगल से सटा करके अपना सड़क बनाऊं लेकिन इंडिया ना बनाए, और इंडिया का भी यही कहना था कि भाई मुझे भी सुविधा चाहिए, मेरे भी सैनिक रहेंगे वहाँ पर और उनको भी राशन की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, या सैन्य से जुड़ी हुई जितनी भी है कि चलो मुझे यहाँ पर जब हमारे यहाँ जंग होता है तो उस समय हम सामान भिजवाएंगे, तो सड़क तो कम्प्लीटली होना ही चाहिए वहाँ पर। लेकिन जब इस बात को लेकर के तनाव बढ़ने लगी तो चीन जो है गवर्नमेंट को एक लिखित रूप में एक बयान जारी करता है कि आप अपने सैनिकों को रोक ले और वहाँ का निर्माण कार्य को रोक दे, वरना बहुत बुरा परिणाम होगा।
तो जब इस विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि संधि का एक मैत्री संबंध था और 1962 में मैत्री समझौता के हिसाब से इस चीज़ को रखा गया था कि जो हम लोग जो है किसी भी विषय में अगर बात करते हैं तो हमारे साथ हथियार नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए बात करने के लिए हमारे जो मेजर रैंक के अफसर हैं अपने साथ 25-50 की संख्या में कुछ लोगों को लेकर के गए। आप सुने होंगे कि हमारे सैनिक जो है निहत्थे ही उस बॉर्डर में क्यों गए, चीनी सैनिकों से बात करने के लिए क्यों गए? क्योंकि ये एक रूल था कि वहाँ पर हथियार लेकर के हम नहीं जा सकते हैं, संधि वार्ता होनी चाहिए। इसके कारण जो है इस तरह से वहाँ पर जब हमारे मेजर संतोष जी चले गए अंदर अपने सैनिकों को साथ में लेकर के, तो बात कर पहले से चीन के लोगों की, चीन के सैनिकों की ये मंशा थी कि वो कुछ गलत करते। तो जैसे ही सैनिक अंदर उस बॉर्डर के अंदर समझौता के लिए गए, हमारे इंडियन सैनिक, उन लोगों पर वो वहाँ पर बहुत सारा पत्थर जमा करके रखे हुए थे और वो लोग हथियार तो नहीं चलाए परंतु पत्थरों से मारना और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, जिस कारण से इंडियन सैनिक बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए और अचानक से इस तरह का मार वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्योंकि एक तो वहाँ का मतलब इतना ठंड है, ऐसा मौसम है और आप जानते हैं कि ठंड में चोट लगने से कितनी पीड़ा होती है। 20-25 लोग तो मतलब बुरी तरह से जख्मी हो गए, कुछ लोग वहाँ पर तुरंत ही मर गए और कुछ लोगों को उन लोगों ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद फिर कुछ लोग वापस हमारे बॉर्डर की तरफ आ गए और ये बातें पता चली कि पहले में सुनने में तो आया कि 3 लोग मरे, जैसा कि हमें न्यूज़ में मालूम चला था कि 3 लोग ही मरे हैं। लेकिन ठीक रात में फिर ये बात सुनने को आया कि 20 लोग हमारे इंडियन आर्मी वहाँ पर शहीद हो गए और कुछ लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया। धीरे धीरे करके कुछ को छोड़ते हैं जिनको बंदी बनाया गया था, और अभी तक जहाँ तक पता है मुझे कि कुछ लोग अभी भी हमारे इंडियन आर्मी को बंदी बना करके रखा गया है। और इस मतलब अपोजिट में हमारे इंडियन आर्मी जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए जब उन पर हमला करते हैं तो उनके भी 40-42 लोग जख्मी होते हैं और मरते हैं, पता नहीं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट जो है ये इतना बताए हैं कि हमारे यहाँ भी हानि हुई है, परंतु कितने सैनिकों को मारा गया है ये वहाँ स्टार्टिंग से ही कभी क्लियर नहीं किया गया था। हमारे इंडिया में इस चीज़ को बोला जाता है, खास करके क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है तो यहाँ जो भी बातें होती है उसको हम छिपा नहीं सकते हैं। अपने देश के सामने, अपने जनता के सामने इस बात को हम रखते हैं कि हमारे यहाँ इतने सैनिकों का लॉस हुआ है और हम इस विषय पे काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि चीन जैसे देश पर भरोसा करना तो उठता ही नहीं था। कि एक तो सबसे बड़ी गलती हो गई जो हमारे सैनिक भाई थे वहाँ निहत्थे चले गए। क्योंकि आप लोगों को शायद याद होगा 1962 की जब लड़ाई हुई थी तो चीनी लोग का एक ही नारा था कि भारतीय और चीनी भाई भाई, लेकिन क्या हुआ, भाई भाई बोल करके और अचानक से बॉर्डर पे ही वो हमला शुरू कर दिए। इस चीज़ से सब परिचित होंगे, हम लोग भी तो इस चीज़ के बारे में जानकारी, हम लोगों को भी जानकारी है ही जहाँ तक। तो इस चीन की घटिया वृत्ति को सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। और अभी जो बात हम करने जा रहे हैं कि चाइनीज सामानों का बायकॉट हमारा मेन मुद्दा है। ये मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल में इसलिए समझा रही थी कि बहुत लोग बस ऐसे जान रहे हैं कि चाइनीज सामान का बायकॉट क्यों करना चाहिए, हमें क्या, मतलब जानकारी थोड़ी बहुत सबको है, न्यूज़ प्रायः सब लोग सुनते ही हैं। तो मुझे जहाँ तक इसके बारे में नॉलेज था मैं आप लोगों से शेयर की हूँ। आगे भी जब हम बात करेंगे तो इस विषय में बातें बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि चाइनीज जो अगर हमारे देश पे आज के, तो जैसे मैं न्यूज़ सुनी हूँ, प्रधानमंत्री तो आदेश दे दिए हैं हमारे मतलब सैन्य संगठन को कि आप अपने हिसाब से जरूरी कार्रवाई कीजिए। पहले तो यहाँ तक था कि नहीं, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हमारे तरफ से हथियार नहीं उठेगी, परंतु अब प्रधानमंत्री की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आ चुका है कि आप अपने हिसाब से, हमारे जो सैन्य संगठन है अपने हिसाब से वो काम करेंगे। और 1962 की लड़ाई से तो सबक मिलना चाहिए। आज से 40-42 साल पहले इस तरह की घटना हो चुकी है। हम लोग देख चुके हैं कि चाइनीज़ लोगों की क्या मंसूबा है, वो किस तरह से भारतीय को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने झांसे में ले रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, हाँ, चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार हम करें, लेकिन आप एक बात सोचिए कि मतलब संपूर्ण देश में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी अभी तक देखा जा रहा है कि हर देश, एक तो ये कोरोना की महामारी को लेकर के हम सब परेशान हैं। बड़ी सी बड़ी जो कंट्री है उन लोगों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही नीचे गिर चुकी है और भारतीय अर्थव्यवस्था भी नीचे जा रही है। लेकिन फिर भी चाइना
हर आदमी को पता है कि चाइना से ही ये वायरस आया हुआ था, लेकिन चाइना इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। वो हमेशा दोषी किसी दूसरे को बना रहा है। अभी जब चारों तरफ महामारी चल रही है, इस बीच में चाइनीज को ये पता मतलब मन में बैठ रहा है कि चलो भारत जैसे देश में हम घुसपैठ करके उसके कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर ले। और क्योंकि भारत इसलिए भी थोड़ा सा मतलब इस विकट स्थिति में है कि चाइना से सटा हुआ जस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ रहा है हमारा, और पाकिस्तान से हमारी मैत्रीय संबंध है नहीं है। पाकिस्तान से हमारी कैसी संबंध है इस विषय में भी हर किसी को पता है, और पाकिस्तान की कितनी घनिष्ठता चाइना से है ये बात सब जानते हैं कि वो उसके पिछलग्गू हैं। जैसा जिस हिसाब से चाइना उसको बोलेगा वो वही करेगा। तो दोनों दुश्मन हमारे घात लगाकर बैठे हुए हैं, और इस वक्त हम लोग बस प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी को धैर्य दे, साहस दे कि वो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके, और हम लोगों की सुरक्षा के लिए जो वहाँ वो तैनात है, प्रभु उनको लंबी आयु दे, अपने काम में सफलता प्रदान करे, और हम लोग सब मिल करके चाइनीज चीज का बहिष्कार करें। लेकिन मैं देख रही थी न्यूज में कि गुजरात में कुछ ऐसा सीन आ रहा था कि कुछ लोग चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करते हुए अपने घर की टीवी उठा करके फेंक दे रहे हैं कि मैं चाइनीज चीज़ का बहिष्कार कर रहा हूँ। ये क्या है भाई, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप तो उसका सामान खरीद चुके थे, तो फिर बहिष्कार करना है तो आप इस हिसाब से करो ना कि आगे हम फिर कोई चीज़ कोई सामान ना ले, चाइनीज आइटम ना खरीदे। हमारे भारत से में जो बना हम अपने मैन्युफैक्चर में देखें कि भारत की जो सामान है हम उस चीज़ को प्रमोट करें, ताकि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट को इससे लाभ मिले। तो आप अपने घर की टीवी उठा करके फेंक देते हो, आप अपना फ़ोन फेंक दे रहे हो, तो नुकसान तो आप अपने ही कर रहे हो। तो इस तरह की गलती ना करे, सब मिल करके सोचे विचारे, दिमाग से काम ले। भावना में बहने से कुछ नहीं होता है। हमें थोड़ा सा तालमेल बिठा करके चलना होगा और दिमाग से काम लेना होगा कि हाँ, हम किसी चीज़ को बायकॉट कर रहे हैं, किसी चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं, तो आगे से हम उस चीज़ के लिए नहीं करेंगे। हमें नहीं चाहिए चाइनीज आइटम। और सबसे पहले हम तो करते हैं, लेकिन भारत सरकार को भी तो सोचना होगा ना कि हम चाइनीज़ लोगों को कितना प्रमोट करें, अपने व्यापार संधि में उनका कितना रोल हो। भारत सरकार भी तो एक तरह से निर्भर ही है चाइनीज़ आइटम पे। आप देखो हमारे देश के भारतीय सीमा के अंदर चाइनीज़ आइटम कैसे घुसती है, क्योंकि भारत सरकार कहीं ना कहीं उन्हें छूट दिए हुए हैं। एक हमारे आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। भारत सरकार को भी इस विषय में निर्णय लेना होगा। प्रधानमंत्री पिछले साल दीपावली के टाइम में आकर के कह रहे थे कि आप लोग भारत को बढ़ावा दीजिए, चाइनीज लाइट मत जलाइए। तो ये बोल देने से नहीं होता है। बड़े बड़े नेता हैं वो जो बोल देते हैं क्योंकि आप हमारे आइडियल हैं, हमारे पूजनीय हैं, तो हम आपको फॉलो करते हैं। परंतु अगर आप वास्तविकता में जाओ देखो तो उन लोगों को छूट भारत सरकार ही दी है, और हमारी सरकार को भी मोटी रकम मिल रही है इन चीज़ों से। और चाइनीज आइटम के बारे में बहुत सारी मिमिक्री भी बनी हुई है कि ये अगर आप चाइनीज आइटम खरीदते हैं तो 1 से 2 दिन 4 दिन का वो मेहमान होता है। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो बस दिखावे खूबसूरती होती है, परंतु उस टिकाऊ नहीं होती है। भारतीय सामान हमारे यहाँ भारत में जो भी चीज़ें बनी हुई है टिकाऊ भी है। तो जस्ट लाइक आप ऐसे देख सकते हैं कि जिस प्रकार हम लोग भारतीय अंदर से मजबूत हैं और दिमाग से और शरीर से स्ट्रांग है, ठीक उसी प्रकार हमारी उत्पाद भी उतनी ही मजबूत और स्ट्रांग होती है। और चाइनीज़ देख कर जो हल्के फुल्के नाटे से गोरे चिट्टे लगते हैं, उनका बनाया हुआ आइटम भी उतना ही बेकार होता है। 2 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। ज़्यादातर चाइनीज़ आइटम में आप ठगे ही जाते हैं। तो प्लीज़ बहिष्कार करें, लेकिन आप अपना नुकसान ना करें, और आगे से ध्यान रखें कि हम भारत की चीज़ों को प्रमोट करेंगे और चाइनीज़ आइटम को नहीं लेना है। मैं तो इतना ही आप लोगों से अनुरोध करूंगी। और मुझे अच्छा लग रहा है आप सब कमेंट कर रहे हैं। मैं तो बोलने में बात करने में हूँ, मैं आप लोगों की कमेंट्स को देख नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग भी कुछ अगर ऐसा चाहते हैं कि मैं किसी विषय पे बात करूं तो प्लीज़ आप लिखें, ताकि मैं उस विषय पर चर्चा करूं विस्तार रूप से। हाँ, ये तो है, बिल्कुल आप सहमत हैं। मुझे खुशी है इस बात से कि चलो। और कुछ लोग, हाँ, आप देखे होंगे कि शी जिनपिंग का पुतला जला के फेंक रहे हैं, और आप उत्तर कोरिया के जो प्रेसिडेंट है आप उनका पुतला फेंक रहे हैं ये बोल करके कि चाइनीज प्रेसिडेंट का कर रहे। क्या मजाक है भाई। कम से कम आप विस्तार में जाइए, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मैं किसके पुतला का दहन कर रहा हूँ, किसके प्रति विरोध कर रहा हूँ। उत्तर कोरिया का तो कोई लेना देना ही नहीं है अभी बॉर्डर से। अभी लड़ाई चल रही है चाइना से, और अभी बहिष्कार हम चाइनीज आइटमों का कर रहे हैं, और
और बात बीच में ला दे रहे हैं, उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट का फोटो का पुतला का दहन कर रहे हैं। तो पता नहीं ये क्यों ऐसे मतलब हास्यास्पद हरकतें कर रहे हैं हमारे भाई बहन, समझ में ही नहीं आ रहा है वो लोग क्या मतलब 10 की झुंड बना करके। मैं सोच रही थी क्या इस 10-20 में से कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि जिसको इस बात की जानकारी हो। मतलब चलो कौवा कान लेकर के भागा तो हम कौवे के पीछे भाग ले रहे हैं, और हमारा कान कहाँ है हम उसको नहीं देख रहे हैं। सब झुंड के पीछे भागने में ही विश्वास कर रहे हैं। झुंड के पीछे मत भागो भैया, अपने दिमाग से काम लो। आपके पास भगवान प्रभु इतना बड़ा खजाना दिए हुए हैं, इस दिमाग में क्या नहीं है। यही दिमाग है जो आपको एवरेस्ट पे लेके जाती है, यही दिमाग है जो आपको चांद पर ले जाती है, यही दिमाग है जो आप मंगल पर जाते हैं। हमारे पास तो कुदरत का बहुत बड़ा खजाना है, इसका इस्तेमाल कीजिए और लोगों के बहकावे में, लोगों के पीछे झुंड में मत भागिए, अपने दिमाग से काम लीजिए। और जिस तरह से भी, हाँ, सरकार को भी सोचना चाहिए इस चीज़ में, गवर्नमेंट को भी आकर के पब्लिकली लोगों को ये जानकारी देनी चाहिए कि हाँ मेरी क्या संधि नीति है और मैं किस हद तक चाइनीज आइटमों का बहिष्कार कर रहा हूँ। और हाँ हाँ सर, मैं बोलती हूँ टिकटॉक पे। देखिए अभी आजकल हम जितने भी ऐप का यूज कर रहे हैं, नमस्ते सर, जितने भी ऐप का यूज कर रहे हैं इसमें से जैसे अभी जूम ऐप है तो ये चाइनीज ऐप है और बहुत सारे लोग इस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के तरफ से पिछले 1 महीने पहले ये चीज़ आया हुआ था कि जूम ऐप पे सारी मीटिंग हमारे कंट्री की हो रही है और वो संदेहास्पद है, शायद वो लीक हो जाए, दूसरे कंट्री के हाथ में हमारा चला जाए। तो हमारे देश में ऐसे ऐप का क्यों नहीं विकास हो रहा है? क्या यहाँ साइंटिस्ट नहीं है? क्या यहाँ दिमाग की कमी है? भारत सरकार उन लोगों को आगे तो लेकर के आए। हमारे यहाँ इतने होनहार लोग हैं, इतने होनहार साइंटिस्ट हैं जो कि विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं। जितनी भी ऐप है ये जितना भी चाइनीज ऐप है और विदेशी ऐप है, हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। टिकटॉक जो है, हम जितना भी टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ दिन रात लगे रहते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, हम इस चीज़ को जो बढ़ावा दे रहे हैं, इसका प्रमोशन कर रहे हैं, इससे लाभ किसको पहुंच रहा है? चाइनीज को पहुंच रहा है। हमें तो सबसे पहले टिकटॉक को बंद करवा देना चाहिए। जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, जो आजकल की यंग जनरेशन है, वो तो हम लोगों से ज़्यादा समझदार समझ रही है खुद को। मैं तो मानती हूँ कि वो न्यू जनरेशन आज के समय में, पहले ज़माने में हम लोग जब थे तो 5 साल 10 साल तक तो ये ज्ञान भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। माता पिता दुलार से प्यार से गोद में पुचकार करके रखे हुए थे। 10 साल के बच्चों को भी पता नहीं था कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। अभी तो 5 साल के बच्चे इतने तेज हो गए हैं। मेरे से ज़्यादा तेज तो मेरी बेटी है जो मोबाइल चला रही है, सारा ऐप जानती है, सब चीज़ कर देती है। मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो बच्चे फिर ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये जो ऐप यूज कर रहे हैं, टिकटॉक को इतना प्रमोट कर रहे हैं, प्लीज़ बंद कर दो, टिकटॉक पे जाना बंद करो। और हमारे देश में एक पर एक प्रतिभा है, कुछ ऐसा ऐप निकाले जिससे इन लोगों को अच्छा लगे और उस चीज़ को प्रमोशन मिले और उस चीज़ का फायदा हमारे गवर्नमेंट को हो। तो इन सब चीज़ों का सबसे पहले बहिष्कार करें आप। और यहाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मैं ये मोदी भक्त मैं नहीं हूँ, मुझे भी पसंद नहीं है। मैं मोदी जी का आदर करती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनका आदर करती हूँ, सम्मान है, बड़ों का तो सम्मान ऐसे भी करना चाहिए। और ऊपर से वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए मैं गलत नहीं हुई। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी अपने अकाउंट का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी जो कोरोना के टाइम में जितना उनको हम लोग जितना अमाउंट जमा किया, आपको पता है जितनी हमारी देश की जनसंख्या है, अरबों में जनसंख्या है और अरबों रुपए उस अकाउंट में है और उस अकाउंट का डिटेल मांगा जा रहा है। तो भारत सरकार बोल रही है कि नहीं, वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अरे वाह, पैसा हम दे रहे हैं और वही हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आप अगर एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया भी देते तो आपका अकाउंट खाली नहीं होता। इतना दान दिया जा चुका है आपको, आप बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कितनी दुखद बातें हैं। मेरी सिस्टर है अभी बैंक में, पूर्णिया के ही बैंक में, वो पीओ पोस्ट पर है और वो बता रही थी कि 500 रुपये लेने के लिए 15 दिन तक आदमी लाइन में आकर के पर डे लगते हैं और फिर 15 दिन से पूछना शुरू कर देते हैं कि मैडम पैसा आया, पैसा आया। एक तो कोरोना का टाइम चल रहा है, ऊपर से आप गरीब लोगों को 500 रुपये दे रहे हो अकाउंट में, जिसके घर में 5 बच्चे 6 बच्चे खाने वाले हैं, माता पिता हैं। 500 से पेट पलता है? 500 तो एक आदमी का शाम का डिनर होता है भाई साहब। आप मजाक बना के रखे हो भारत की जनता को, हम लोग को इस तरह से आप छोड़ दियो मरने के लिए कि चलो भाई आप लोग मरो और मैं लंबा लंबा भाषण दूंगा
करूंगा, इलेक्शन के टाइम में आऊंगा और भाइयों और बहनों मुझे सपोर्ट करो, बस इतना ही बोल। हम लोगों की तो मतलब मैं क्या बताऊं, हमारा तो विश्वास ही उतर चुका है। मैं तो अब साफ शब्दों में यही चाह रही हूँ कि खास करके अब जब भी इलेक्शन होता है ना, तो मैं अपना वोट किसी को नहीं दूंगी। मैं सीधे इस चीज का बहिष्कार करूंगी कि हमारी गवर्नमेंट ना, मैं किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगी, ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं किसी भी दल को वोट नहीं, किसी में वो क्षमता ही नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। एक्चुअली गरीबों का मजाक बना करके रख दिए हैं सरकार। कोरोना के टाइम में 500-500 रुपये गरीबों के अकाउंट में जा रहा है, भूखे मर रहे हैं दिहाड़ी मजदूर, जिसके नाम पर आप उतना अकाउंट में पैसा मंगाए हैं। कम से कम 5,000 करके महीना भी अगर आप देते फिर भी आपका तिजोरी खाली नहीं होता। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है भाई साहब? ना आपके बीवी है, ना बच्चे हैं, ना आपको किसी चीज का शौक है। आप खुद ही बोलते हैं कि मैं साधु आदमी हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत खाता हूँ, बस यही सुबह शाम फल पे रहता हूँ। तो वो हमारा पैसा कहाँ है भाई साहब? आप हिसाब दो और हमारे उन भाइयों और बहनों को जो कष्ट है उसका कुछ ना कुछ निराकरण करो। उन लोगों के, ये देश में हम लोग आपको प्रधानमंत्री चुने हैं या राष्ट्रपति चुने हैं इसलिए नहीं कि आप अपना मजा मारो, आप विदेश घूमो और लाखों के कपड़े पहनो और खुआ मलाई काजू किशमिश खाओ। नहीं, इस देश पर हमारा अधिकार है। हम मेहनत करते हैं। हमारे किसान भाई जो हैं, मतलब कितना मेहनत करके दिन रात जो अनाज उपजा रहे हैं, उन चीज़ों की कोई महत्व नहीं है। मतलब उस अनाज का कोई वैल्यू नहीं। अगर किसान के पास आप जाते हो तो वो जो चीज़, जो फल, जो सब्जी आपको 25 रुपये में मिल रही है, वही फल वही सब्जी जब आप वहां से लोकल मार्केट से जाकर, स्टॉक मार्केट से लोकल मार्केट में जाती है तो 50 से 100 रुपए हो जाती है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। हरासमेंट हमारे किसान भाइयों का भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे विचार होना चाहिए कि उन लोगों को देखा जाए। अगर किसान भाई नहीं उपजाते हैं अनाज तो बताओ ये ऐश और मौज कहाँ से चलेगा? पेट में जब अन्न ही नहीं रहेगा तो ये ऐश और मौज कहाँ से चलेगा? सब पे ध्यान देना चाहिए। सब बराबर हैं, सब एक समान है, हर किसी के लिए सोचना चाहिए। हमारे देश के किसान मतलब जबकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेहनती हैं और सबसे ज़्यादा अभाव में वही रह रहे हैं। सबसे ज्यादा अभाव में हमारे देश के किसान ही रह रहे हैं। उनके हाथों में छाले पड़े हुए हैं, उनका पाँव अगर आप देखोगे तो देख नहीं पाओगे। मेरे पापा ऐसे तो गवर्नमेंट जॉब में थे लेकिन अब किसान हैं, वो रिटायरमेंट के बाद अपना खेती शुरू कर दिए हैं। जब मैं कभी गांव जाती हूँ देखती हूँ जो खेतों में काम करते हैं उनके पाँव में दरार पड़ी हुई रहती है, छाले पड़े हुए रहते हैं। इतना मेहनत, इतना मजदूरी करते हैं हुए। आज अगर हम उन लोगों पे ध्यान नहीं देंगे, दिहाड़ी मजदूरों पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमें तो खुद जा करके वो काम करना होगा ना। और जो पालन पोषण इतने राजशाही ढंग से हुआ है, क्या हम और आप जा करके वो काम कर सकेंगे? नहीं हो पाएगा भाई साहब। कभी तो ध्यान दो, कभी तो अपने स्तर से सोचो। इस गवर्नमेंट निकम्मी गवर्नमेंट है हमारे बिहार का। तो मैं क्या बताऊं यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ किसको चुना जाए मुख्यमंत्री के लिए। कोई उस लायक नहीं है जिस बिहार में मुख्यमंत्री पोस्ट पर आ सके। ये नीतीश अंकल जी तो बोलन, क्या बोलूं मैं, दादाजी चाचा जी जो भी हैं, नीतीश जी आप भी धन्य हैं। क्या किए हैं बिहार में? मरने के लिए छोड़ दिए हैं दिहाड़ू मजदूरों को। खिचड़ी आप खिला रहे हैं, पानी वाला चावल खिला रहे हैं। किसको आखिर वोट दिया जाए? ये भी बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है कि किस पे विश्वास किया जाए, किसको वोट दिया जाए। कुछ समझ से ही बाहर है ये चीज़ें। तो जागरूक जनता को होनी पड़ेगी। आप और हम जब तक जागरूक नहीं होंगे हमारा शोषण इसी प्रकार होते रहेगा। समीर सिंह बोल रहे हैं गब्बर सिंह किसके लिए लूटता था? मैम वही तो समझ में नहीं आ रहा है, गब्बर सिंह किसके लिए लूटता था? गब्बर सिंह का तो कोई नहीं था। उनका गब्बर सिंह अपने गैंग के लिए लूटता था। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, गब्बर सिंह अपनी गैंग के लिए लूटता था। उसी प्रकार मोदी जी भी जो है स्टॉक अपनी गैंग को दे रहे हैं, बदनामी वो ले रहे हैं और मजा सब खा रहा है इस चीज का। सही बता रहे हैं। संजीव जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोलते हैं आप। लाल किला से हम आपको सुनना चाहते हैं, मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कमेंट के लिए। मैं क्या बताऊं आपको, लाल किला पर तो जाना पता नहीं क्या, मैं एक बार लाल किला पे जाके आपको सुना दूंगी लाइव। बस यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में पता है कि मैं अपने बिहार से, जिस क्षेत्र से मैं हूँ, पूर्णिया से हूँ, वहाँ से मैं इलेक्शन भी लड़ चुकी हूँ। भैया चंदन भैया प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद बना रहे। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मैं जिस क्षेत्र से हूँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं उस क्षेत्र से वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन भी लड़ी थी।
2016 की बात मैं कर रही हूँ, वार्ड कमिश्नर के इलेक्शन, क्योंकि मुझे लगा था कि जो 20 साल से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं क्षेत्र का भी विकास नहीं हुआ है, तो शायद मेरे जैसे लोग अगर आगे आकर के इस काम को करेंगे, अगर इलेक्शन में मैं जीत जाती हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि उससे पहले मैं गरीब महिलाओं के लिए और जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके लिए मैं बहुत कुछ की थी। सोशल वर्क में पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं एनजीओ खोल करके गवर्नमेंट को चूना लगाने का सोच रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं किसी एनजीओ को नहीं खोली हूँ, ना प्रमोट की हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं एनजीओ से जुड़ के काम की हूँ, और जब मैं देख ली कि मेरे काम का फायदा उठाया जा रहा है, एनजीओ वाले फायदा उठा रहे हैं, तो फिर मैं इंडिविजुअल रूप से लोगों को समझाने बुझाने लगी। हाउसिंग कॉलोनी के बारे में मैं बताना चाहूँगी। वहाँ की कुछ महिलाएं हैं जिनको कि मैं छोटे छोटे मतलब कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लिए पूर्णिया के बैंक से उन लोगों को लोन दिलाने में मदद की थी। उस समय उस टाइम मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट की थी, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट की थी। मुझे एक्चुअली 4-5 फील्ड में काम करने का नॉलेज है, तो मुझे लगा था कि इन सब चीज़ों में अगर महिलाओं को आगे लेके बढ़ा जाए, उन लोगों को लोन दिवा करके छोटे छोटे कामों में अगर इन्वॉल्व करते हैं तो उनका विकास होगा, वो अपने परिवार को चला सकती है। हाँ, रंजीत झा जी बोल रहे हैं, आप किसके लिए सलाह देंगे? ऐसा है ना रंजीत जी, मैं किसी के लिए सलाह नहीं दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप अपने दिमाग से सोचिए कि कौन सी सरकार हम लोगों के लिए बेहतर है और कौन सी सरकार को वोट देना चाहिए। क्योंकि काम तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, सब बुद्धिजीवी हैं। तो जो आदमी जिस दल में वोट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी राय है, आप अपने हिसाब से चले। मेरी तरफ से कोई किसी के लिए मैं बोल नहीं रही हूँ। मैं किसी भी राजनीति दल के पक्ष में नहीं हूँ। आज के डेट में मैं सबका विरोध कर रही हूँ। चंदन भैया बहुत बहुत आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, सदैव खुश रहो का बोल रहे हैं। और इनकी ग्रीन ट्री देखिए, मतलब हरियाली को ये प्रमोट करते हैं, पेड़ वृक्ष लगाओ, और इतना अच्छा ये मतलब लोगों में संदेश दे रहे हैं कि एक वृक्ष अगर आप लगाते हो तो उससे आपको ही नहीं, आपके परिवार को, आपके बच्चों को भी आसरा मिलेगी, छाया मिलेगी। और एक वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो ऑक्सीजन का वहाँ से पूरी तरह से आपको ऑक्सीजन मिलेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा। तो प्लीज़ चंदन भैया की इस बात को सब कोई फॉलो करे। मेरे फेसबुक में है वो, और पेशे से वो दरोगा हैं, अभी बिहार में ही हैं, पोस्टेड हैं। और उनसे ईमानदार शायद मेरे पिताजी के बाद, मेरे पापा जो पुलिस विभाग में थे तो मैं सबसे ईमानदार उन्हीं को मानती थी। तो मेरे पिताजी के बाद शायद चंदन भैया ही हैं जो इतने ईमानदार छवि के हैं। और आज के डेट में उनके जैसा लोग नहीं होते हैं पुलिस विभाग में। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि उन महिलाओं को जो मैं आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट से लोन दिलाई, तो सब लेडीज़ लोग, लगभग हम 10 महिलाओं को मैं आत्मनिर्भर बनाई थी उस टाइम में। तो मेरे अंदर ये बात आया कि बिना किसी सहयोग के अगर मैं इन लोगों को आत्मनिर्भर बना रही हूँ, छोटे छोटे कामों में सहयोग करके इनका काम करवा रही हूँ, जैसे किसी को ब्यूटी पार्लर खुलवा दी, किसी को छोटा सा कपड़ा का दुकान खुलवा दी, किसी को किसी जगह काम पे लगवा दी, इसी तरह की छोटी छोटी मतलब सहयोग दे करके मैं उन लोगों को आगे ले जा रही थी। तो सभी महिलाएं, लगभग मेरा 15-20 महिलाओं का जो टीम था, हर महिलाओं के साथ 10 से 15 महिलाएं जुड़ी थी। तो 150-200 महिलाएं मेरी अच्छी खासी मित्र बन गई। और उन लोगों का सुझाव रहा कि मैडम इस बार आप वार्ड कमिश्नर से खड़ा हो जाइए, तो हम लोग आपको सहयोग करेंगे, और अगर आप जीत जाती हैं तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा। मैं खड़ी भी हुई और मेहनत भी बहुत की। मैं, जो मुझे सुन रहे होंगे उस क्षेत्र से जो भी थे, वार्ड नंबर 14 से मैं खड़ी हुई थी। तो मैं इतना मेहनत की हूँ, लोग इतने खुश थे। लेकिन अब यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं, रातों रात वोट बिक जाता है। मैं किसी को दोषी नहीं बना रही हूँ, लेकिन वोट बिक गया, जो काम नहीं किया गया था मतलब वार्ड नंबर 14 में। तो एक फायदा तो हुआ कि जब मैं हार गई और जो पहले से थे वो जीत गए, दोबारा जब इस चीज में आए हैं तो अभी थोड़ा बहुत वो काम कर रहे हैं। उनके मन में ये डर बैठ गया कि अगर हम अच्छा काम नहीं करते हैं तो जनता हमारा कभी भी सत्ता हिला सकती है, अर्चना जैसी कभी भी कोई कंपटीशन देने के लिए सामने आ सकती है। तो मैं तो अब दोबारा सोच रही हूँ वहाँ नहीं जाऊँ। कुछ भगवान का पता नहीं क्या मेरे ऊपर रहा, जो ऐसी परिस्थितियाँ आ गई तो मैं पूर्णिया शहर ही छोड़ दी। कभी बात करेंगे सामने सामने तो फिर हम बताएंगे क्या कारण रहा था, नहीं रहा था। आशीष भाई, आप लाइव आने के लिए मुझे धन्यवाद दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। संजीव यादव जी बोल रहे हैं, मैं आपको पूर्णिया से इलेक्शन की तैयारी के लिए प्रचार करने आ रहा हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अगर किस्मत में होगा तो कभी ना कभी पूर्णिया की जनता का भला करने के लिए तो सामने आ ही जाऊंगी मैं। परंतु अभी कुछ दिन वहाँ की जनता को और समय देते हैं हम कि बेहतर लोगों को अगर उन्हीं को लाना होगा। अगर वो नहीं चुनते हैं तो बेहतर लोग कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमें खुद आना होता है, न कि दूसरा किसी को कोई हमारा विकास कर सकता है। तो मेरे इस इलेक्शन में जाने से इतना फायदा तो हुआ कि हमारे क्षेत्र में अभी प्रेजेंट में जो वहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं वो काम कर रहे हैं। डर उनके मन में बैठ चुका है कि अगर अब मैं काम नहीं करूँगा तो सत्ता हिल सकती है मेरी। तो यही होना चाहिए। आप अपने अपने क्षेत्र से जो भी है, आशीष भाई भी चाह रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो अच्छा प्रयास है भाई, आप इलेक्शन में लड़िए। क्योंकि आपके लड़ने से जीत और हार तो वो तो आपकी डेस्टिनी पे निर्भर करती है। आप अपना मेहनत करने से पीछे मत हटिए, कर्म करते जाइए, फल तो प्रभु देने वाले हैं ही, जो भी होगा। पत्रकार सूरज जी मुझे बोल रहे हैं लाइव आने के लिए शुक्रिया, मुझे आपके चुनाव के बारे में पता चला। हाँ, मैं तो चाह रही थी आप लोगों को अपने बारे में बताऊं। तो तीसरा स्थान रहा था मेरा। आपको जान करके ये खुशी होगी कि मैं तीसरे स्थान पर थी जब चुनाव का रिजल्ट आया था। तो और आपको मैं सच बताऊं, मैं 1 रुपया भी किसी को नहीं दी थी प्रचार प्रसार में, और दिन रात एक कर दी थी। आप अभी जो मुझे देख रहे हैं ना, प्रचार प्रसार के दौरान जब मुझे आप देखते, जिस समय मैं पर्चा भरने के लिए गई थी तो मुझे वहाँ नगर निगम में लोग, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही हूँ, ये वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ने जा रही हूँ। सब मेरे से यही पूछ रहे थे कि क्या मैडम आप चेयरमैन का चुनाव लड़ने आई हैं? नहीं, तो अभी चेयरमैन कहाँ से मैं बन जाऊं जब तक मैं वार्ड कमिश्नर ना बनूं। तो मैडम आप चेयरमैन के चुनाव के लिए आइए। और 1 महीने के बाद जब वहां फिर जा रही थी कुछ काम से, तो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे। वो बोल रहे थे मैडम आप ही हैं, आपका ये चेहरा तो पूरे जल गया धूप में। तो भाई मेहनत तो मैं की थी। मतलब मेरे स्किन का ऐसा कलर हो चुका था कि 6 महीना लग गया मुझे अपने नेचुरल कलर में आने के लिए। और पाँव में छाले, मैं क्या बताऊं, दिन रात चुनाव में मैं मेरे परिवार के, मेरा बेटा जो इतना मुझे सहयोग करता था, मतलब फैमिली से, और मेरे बूढ़े ससुर जी। आपको मैं बताऊं, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि चुनाव में लाने वाले मेरे फादर इन लॉ थे। उनकी सब बहुत मतलब दिल से उनको ये था कि जो मेरी बहू इस चीज़ में, इस फील्ड में आ गया है। वो मुझे एक ही बात बोले थे कि जिस तरह से आपको लोग पसंद कर रहे हैं और जिस तरह से आपकी बातचीत का ढंग है, मैं चाहता हूँ अगर मेरे पास उस तरह का रुतबा होता पहले वाला, तो मैं आपको एमएलए और एमपी का इलेक्शन लड़वाता। तो मैं बोली कि पिताजी एमएलए एमपी तो दूर की बात है, वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन आने वाला है, 2 महीना टाइम था। मैं बोली तो आप मुझे इसी में सहयोग कर दीजिए। तो वो हंसने लगे, बोले आपको सच में मन है? मैं बोली हाँ बिल्कुल, आप आदेश कीजिए और मैं चली जाऊंगी, मैदान में कूदना ही है और क्या है। तो पापा जी बोले चलो ठीक है, मेरा सहयोग आपके साथ है। और उस टाइम मैं पिताजी का बाईपास सर्जरी करवा करके दिल्ली से गई ही थी। मेरे पास समय भी नहीं था, मैं क्या बताऊं मित्रों आपको, मेरे पास टाइम भी 2 ही महीना बचा था। तो पापा जी का ऑपरेशन कराने के जस्ट बाद में जाके पर्चा भरी और मैं लग गई, मैदान में चली गई कि चलो अब मुझे जा करके इलेक्शन लड़ना। बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तीसरे स्थान पे रहना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना होके अपने काम के बलबूते किसी को टक्कर दे रहे हैं और तीसरे स्थान पे है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी क्या बोलूँ मैं, बहुत बड़ी बात थी। जिस समय रिजल्ट आया था तो मेरे ससुर जी का यही कहना था कि जीतने वाला प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन मेरे लिए विनर तुम हो, मेरे लिए विजेता तुम हो। कि मैं तुम में जो चीज़ देखा हो, तुम जितना मेहनत की हो उतना मैं किसी को आज तक मेहनत करते नहीं देखा, तो मेरे लिए विजेता तुम हो। तो उनकी ये वाणी ही मेरे लिए एक मेडल थी, मेरे लिए एक स्थान था, मेरा एक सम्मान भरा जगह था। उससे ज़्यादा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने सपनों को इसी तरह से पूरा करने के लिए आगे बढ़े और सही सरकार का चयन करें। अभी कुछ महीनों में इलेक्शन आने वाला है। अंधभक्त ना बने, बुद्धि विवेक से काम ले। अंधभक्ति से कुछ नहीं होने वाला है, अंधभक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। हम अपने बुद्धि विवेक से ही काम लेकर के इस चीज़ को कर सकते हैं। पत्रकार सूरज जी बोल रहे हैं जी, जब आप हार गए तो बहुत दुख हुआ था। अच्छा, शायद सूरज जी को याद है, स्वाभाविक है, जो मेरे शुभचिंतक थे उनको दुख तो होना ही था। तो शुभचिंतकों को तो दुख होता ही है ना, क्या कहा जा सकता है। तो आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं अब ठीक हूँ।
रंजीत जी, झा जी बोल रहे हैं आपने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मन में बस मैं समाज सेवा के भावना से आगे आ रही थी। ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कमाऊं, नोट कमा लूं और बहुत नाम। एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक ही था, मुझे उतनी नाम की जरूरत थी नहीं। मेरे काम से लोग मुझे जान ही रहे थे, अधिवक्ता हूँ, पूर्णिया में सब जान रहे हैं। अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे मैं वहाँ पे काम कर रही थी पिछले 10 सालों से, और मैं अच्छा काम की हूँ अपने फील्ड में। कि पूर्णिया कोर्ट में भी मुझे सब जानते हैं, बाय फेस बाय नेम मुझे सब जानते हैं। सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। एमडी मनोवर जी बोल रहे हैं क्या आप चुनाव लड़ेंगी? नहीं एमडी साहब, अभी तो चुनाव लड़ने का कोई ख्याल नहीं है। अभी फिलहाल मैं जो काम कर रही हूँ, मैं अभी इस जो फर्स्ट वीडियो में आई हुई थी, लाइव थी, वो मतलब डिलीट हो चुका है बाय मिस्टेक। तो मैं फिर से आप लोगों को इस बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ कि मेरी खुद की कंपनी है, सोलर कंपनी। और जो भी मेरे भाई बहन जो भी सोलर क्षेत्र में अपना कैरियर आगे लेके जाना चाहते हैं, मेरी कंपनी आपको फ्री ट्रेनिंग देगी। आप आओ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग लो, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, जो साइंटिस्ट रैंक पर हैं, प्रोफेसर है, लेक्चरर हैं और पीएचडी डिग्री होल्डर हैं। उन लोगों से मैं आपको ट्रेनिंग दिलवा करके उस लायक बना दूंगी कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही रास्ता चुन सकते हैं। प्लीज आप लोग आइए, आप लोगों के लिए मेरा रास्ता खुला हुआ है। मेरी कंपनी आपको फ्री ट्रेनिंग देगी। आप लोगों से और बिहार के बच्चों से मैं 1 रुपया नहीं लूंगी। आपको हमारे यहाँ की 7,000 से 10,000 तक की ट्रेनिंग फ्री मिलेगी। बस आप आओ और ट्रेनिंग लो। मैं चाहती हूँ कि सोलर क्षेत्र में, अभी भारत सरकार सोलर क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करने वाली है। भविष्य में सोलर क्षेत्र में आगे ही बढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 10th पास हो या 12th पास हो, आप लोग आओ, मैं आप लोगों को फ्री एजुकेशन दूंगी। आप देख लेना कि सोलर से क्या लाभ होने वाला है। आप अगर चुनना चाहते हैं इस फील्ड को तो ठीक है, आपका वेलकम है। मैं किसी भी बिहार के स्टूडेंट से कभी 1 पैसा नहीं लूंगी ट्रेनिंग में। आज मैं ये प्रण लेती हूँ, और ऐसे मैं पहले से भी करते आ रही हूँ कि मैं पुअर स्टूडेंट जो रहते थे उन लोगों से मैं 1 रुपया भी नहीं लेती थी ट्रेनिंग में। हाँ, मैं पैसे उनसे लेती हूँ जो इंजीनियर होते हैं और सामर्थ्यवान होते हैं, जिनको पैसे की कमी नहीं है, उनसे मैं अपना पूरा फीस लेती हूँ। बट जो स्टूडेंट है, गरीब है, आप अपनी सारी डिटेल आप मुझे भेजिए, मैं देख लूंगी कि ये बात सच है तो ठीक है, मैं आपको फ्री ट्रेनिंग दिलवाती हूँ। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा कंट्री अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप भी इसमें मतलब इस फील्ड में जाकर के अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि मेरे फर्स्ट वीडियो में बोली थी, तो ये वीडियो ही मेरा डिलीट हो गया, तो शायद आप सर्च भी करते तो नहीं मिलता। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी सहयोग करें। जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, आए, आप मेरे कंपनी में ट्रेनिंग ले। मैं हाई लेवल के ट्रेनर से आपकी ट्रेनिंग दिलवाऊंगी। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही बताओ। मेरे पास जो शिक्षा का धन है मैं वही दे सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ आपके लिए। फिजिकली आप अगर मुझे बुलाते हैं, मेरी कंपनी को बुलाते हैं, तो मैं आपके क्षेत्र में आकर के उस जगह भी ट्रेन कर दूंगी। क्योंकि मेरी जो कंपनी है, मैं ऑल इंडिया अपनी कंपनी के टीम के साथ में 2-2 दिन का हमारा होता है ट्रेनिंग का। तो मैं अपने टीम के साथ जा करके काम कर रही हूँ। यहाँ कोरोना में भी मैं आपके अपने फेसबुक पे पोस्ट की हूँ कि कोरोना पीरियड में भी लगभग मैं 150 से 200 लोगों को एजुकेट कर चुकी हूँ, जिसमें कि कुछ से फी भी लिया गया है और कुछ को फ्री में भी एजुकेशन दिया गया है। तो कोरोना पीरियड में जो सब बैठ करके यहाँ अपना टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, मैं एक्टिव हूँ, मेरा टीम काम कर रहा है। मैं कोर्ट नहीं जा पा रही क्योंकि दिल्ली में अभी कोरोना लगभग 50% लोगों को फैल चुका है। वो न्यूज नहीं आ रही है टीवी पर अभी, बट जो सच्चाई है मैं वो आपको जानकारी देना चाह रही हूँ कि दिल्ली में 50% लोगों को कोरोना फैल चुका है। इसका कारण ये है कि वहाँ काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है। और संजोग से लकीली मैं फरवरी लास्ट में ही यहाँ गुड़गांव शिफ्ट हो गई थी। और जिस सोसाइटी में मैं आई हूँ तो मैं अपने वीडियो में डालते रहती हूँ यूट्यूब चैनल को। प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? मैं हमेशा अच्छी जानकारियाँ दे रही हूँ, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे। आप मुझे सहयोग करें और मुझे आगे ले जाने की कोशिश करें। हमारे बिहार से आप देखते होंगे कि कोई न लड़की मतलब महिलाएं कोई यूट्यूब में नहीं आ रही है। जिस तरह से हर क्षेत्र में लोगों को आप देखेंगे मेट्रो सिटी के लोग ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मत सोचो यार। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं महिला हूँ, मैं इस चीज़ में आगे बढ़ के काम कर रही हूँ। मुझे देख के मुझे खुशी है कि मेरे ही पूर्णिया से बच्चे बच्चियाँ भी आगे आ रहे हैं। यूट्यूब क्षेत्र में भी करियर है। आप अगर मुझे देखेंगे सुनेंगे तो और लोग भी मुझे देखेंगे सुनेंगे। मैं अच्छी बातें ही बोलूँगी, ज्ञान की बातें बोलूँगी, और भविष्य में जो अच्छा होने वाला है, फ्यूचर में जो, उन सब चीज़ों को आपके सामने रखूँगी। आप जो
चाहोगे, मैं हमेशा से बोली हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ही प्रयास करूँ, और मैं बैठ के नहीं रह सकती यार। मैं इस कोरोना पीरियड में सब बैठ के घर में खा रहे हैं, मैं नहीं, मैं क्रिएटिव माइंडेड हूँ, मैं एक साथ 3 काम को साथ में करने वाली हूँ। मेरी कंपनी चलती है, मैं वकालत भी करती हूँ, और मैं यहाँ अभी यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दी हूँ। मैं एक्टिव रहती हूँ, मुझसे बैठना सोना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाती। मैं ऐसे खाली खाली रहूंगी तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच आती हूँ। पता है, आज मतलब काफी लॉन्ग टाइम के बाद मैं इतने लोगों से रूबरू हो रही हूँ, आप लोगों को देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं फेस टू फेस अपनी बातें रख करके आपके सामने बैठी हूँ। आपको पता नहीं ये लग नहीं रहा हो या फिर जो भी हो कि लेकिन मैं फील कर रही हूँ कि मैं आपके पास हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको सुन रही हूँ। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। संजीव जी बोल रहे हैं बिल्कुल हम आ रहे हैं। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू थैंक यू। रंजीत झा जी बोल रहे हैं आपके पास शिक्षा का, सामाजिक सहयोग का सर्वश्रेष्ठ धन है। धन्यवाद धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, मुझसे जुड़े रहिए, और मैं हर विषय पे बात करने की कोशिश करूंगी। जो भी हमारा मतलब ज्वलंत मुद्दा होगा ना, मैं उसको उठाऊंगी और उस मुद्दे पे मैं बात करूंगी। ये सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है कि आप दिन रात सिर्फ लोगों की फोटो देखो और उसकी तारीफें करो, इतना ही नहीं है यार। हम सामने सामने आकर के हेजिटेशन दूर करो, फेंको इन बातों को। आप छिप छिपा करके क्या फोटो देखते हो, क्या इनबॉक्स में किसी से बातें करना है? फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस बात करते हैं ना बैठ करके। क्या जरूरत है हमें छिप छिपा करके बातें करने की? हम आप अपनी बातें रखे, आप अपनी बातें रखे, इन बातों से बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके काम में शायद मेरी बातों से सहयोग मिल जाए और आपके सहयोग से शायद मेरा काम बन जाए। तो हम सोशल मीडिया फील्ड का इतना तो फायदा उठा ही सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि क्रिएटिव माइंडेड बनिए। हर आदमी जिनको लगता है कि आप में कोई कमी है ना, तो उस कमी को दूर कीजिए। आप अपने फ्रेंड से, अपने घर वालों से राय लीजिए, विचार कीजिए और उस काम को करिए। सोशल मीडिया पे बहुत ऐसा फील्ड है जिसपे आप काम कर सकते हैं। गूगल पे जाके सर्च करो कि आप क्या काम कर सकते हो, आपको क्या पसंद है। यूट्यूब पे आओ, सब आओ, बहुत अच्छा मतलब यूट्यूब पे आना, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आप इनकम भी हो सकती है इसमें आने के बाद। आप यूट्यूब पे आओ। मैं तो आप लोगों को इंसिस्ट कर रही हूँ कि इस काम में आगे बढ़ो और मुझे भी प्लीज, मुझे भी सहयोग दो। आप लोगों के साथ की जरूरत है मुझे। मैं बिहार से हूँ, अपने पूर्णिया से हूँ और पिछड़ी हुई जगह है, और ऐसा नहीं है कि मुझे इन सब चीजों का दंश नहीं झेलना पड़ा है, क्योंकि जिस जगह से हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वो टोन तो मेरे अंदर आ ही जाता है, मैं पकड़ी जाती हूँ। यहाँ पर भी अगर मैं बात करती हूँ ना, तो मेरे बात करने के स्टाइल से लोग बोल देते हैं आप यूपी बिहार से हैं क्या मैडम? मैं बोलती हूँ हाँ यार, ऑफकोर्स मैं यूपी बिहार से हूँ, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। आपको पता भी है कि यूपी और बिहार के सामने कितनी अधिक प्रतिभा छुपी हुई है। हमारे जैसे ज्ञान, हम तो ज्ञान से भरे हुए हैं। जितना हम पढ़ते हैं उतना इधर के लोग नहीं पढ़ते हैं। दिल्ली गुड़गांव के लोग मुश्किल से मैट्रिक और इंटर पास करके अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पीजी पीएचडी की डिग्री लेकर के लोग बैठे हुए, इतना ज्ञान भरा हुआ है उनके अंदर और उनका अपमान हो रहा है यहाँ। मैं खुद झेल चुकी हूँ मुझे, लेकिन मैं तो जवाब देने में पीछे नहीं रहती हूँ। मैं बोलती हूँ तो आना है तो सामने सामने आके बात करो, पीछे से क्या बात करते हो? वाद विवाद करना है तो जिस टॉपिक पे बात करनी है आओ सामने सामने बात करते, फिर पता चल जाएगा कि यूपी और बिहार के लोगों में क्या दम है और क्या नहीं है। रंजीत झा जी बोल रहे हैं वाह बेहतरीन एवं प्रेरक। बिल्कुल बिल्कुल ये बातें तो है मुझ में, ये मैं अपने कॉन्फिडेंट के साथ रहती हूँ और मैं कभी नहीं छिपाती कि मैं बिहार से हूँ। मुझे गर्व है मैं बिहारी हूँ। एक कहावत भी तो, एक मीन बना हुआ, एक बिहारी सब पर भारी, तो हम सब पे भारी हैं। अपने मन में ये कभी ना रखे कि हम बिहार से हैं। कुछ लोग मुझे जो मतलब नए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बच्चे हैं, तो मैं पहले बच्चों को अवॉइड करती थी। मैं सोचती थी कि क्या बच्चे, उनकी मतलब सोचन शक्ति और मेरे सोचन शक्ति में फर्क होता होगा, लेकिन मैं फिर मैं सोची कि नहीं, अगर मैं उन लोगों को गाइड कर सकती हूँ, मुझसे जुड़ करके अगर उनको सही रास्ता मिल सकता है तो मैं जोड़ लूँ उन लोगों को अपने साथ। तो मैं जोड़ी तो कुछ बच्चे घबराए हुए से बोल रहे थे मैम मैं बिहारी हूँ, तो मैं बोली तो मैं कौन सी दलेटियन हूँ और मैं कौन सी इंग्लैंड से हूँ, मैं भी बिहारी ही हूँ। और स्वागत है मेरे FB पेज पे, आप आइए।